D&K एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। और सबसे पहले मैं कुछ क्लेरिफिकेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ। आप देखेंगे जो हमारा रेगुलर वीडियो स्टार्ट होता है उस तरीके से आज का वीडियो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो हमारा MPG के 50 मोस्ट IMP क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट हुआ था, उसमें कुछ प्रश्न थे जिनका आंसर हमने गलत मेंशन कर दिया था, और उस गलती के लिए मैं आपसे सबसे पहले पूरे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जानकारी देना ही ज़रूरी नहीं बल्कि सही जानकारी देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जानकारी दी जाए, यदि उसमें गलत जानकारी दी जा रही तो उससे आपका नुकसान हो सकता है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। तो सबसे पहले जो गलत जानकारी जो दी गई थी उसके लिए मैं आपसे बहुत शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता हूं। और हमने अब आगे ये व्यवस्था की कि इस तरह की गलतियां दोबारा किसी भी कंडीशन में ना दोहराई जाए, क्योंकि आपसे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए हम एकेडमी की पूरी टीम आपसे माफ़ी मांगती है। तो देखते हैं कि क्या गलतियां हमारी हुई थी। पहला जो हमने क्वेश्चन 32 था, उसके अंदर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है। ये टंगस्टन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो, उसका आंसर हमारे द्वारा दिया गया था ग्वालियर, जबकि ये गलत आंसर है और सही आंसर इसका है होशंगाबाद। होशंगाबाद का जो अगर गांव है, अगर गांव इसके लिए वह स्थान है जो कि इसके लिए फेमस है टंगस्टन प्राप्त करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये गलत। और दूसरा जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकट है। तो इसका आंसर जो हमने उसमें बताया था वो होशंगाबाद है, जबकि ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर है सागर। और इसे आप प्लीज़ सुधार लीजिएगा, यदि आपने इसको नहीं सुधारा है तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। और ये जो गलती हुई है इसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह की गलतियाँ अब आगे नहीं होंगी। बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। और ये अब जो बैच है हमारा, हर एक उसमें आपको ये बैच लगा मिलेगा D&K एकेडमी के 100% एक्यूरेसी गारंटीड। अब हमने ये व्यवस्था की कि MCQs टाइप के जो प्रश्न आएंगे या फिर इस तरह की वीडियो हम निकालेंगे, उसके कम से कम 2 से 3 स्तर पर हम उसकी जांच करें, बहुत सेटिस्फाई हम हो जाएंगे, उसके बाद ही उसको पोस्ट किया जाएगा। पिछले में जो गलती हुई थी, इस तरह की गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो आज सैटरडे है और कल है संडे। कल हमारा टेस्ट होने वाला है। जो इस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो उनसे निवेदन है कि कृपया आज और कल 12 बजे तक भी आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। कल 2 बजे से यह टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यदि आपकी टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर लें। और आपकी टाइमिंग समस्या, यदि आप चाहते हैं कि 12 बजे से आप नहीं दे सकते, दिन में टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो 49 रुपीज़ पर टेस्ट है या 399 रुपीज़ पूरी टेस्ट सीरीज की फ़ीस है। तो आप इसको ज्वाइन जरूर करें। टेस्ट के बाद आपको इसका PDF भी मिलेगा, सारे क्वेश्चंस का PDF आपको मिल जाएगा और उनका आंसर भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये आप इसको ज्वाइन जरूर करें यदि आप चाहते हैं, आपका जो लेवल है आप उसको जांचना चाहते हैं, साथ में आपकी तैयारी का स्तर क्या है और कि हाँ आप कमजोरी है, तो ये सारी चीज़ों को ये सॉर्ट आउट करने के काम करेगी। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, सिर्फ MP कवर नहीं किया जाएगा। जो सिलेबस है MPPSC का, जिस अकॉर्डिंग में प्रश्न आते हैं, जिस पोर्शन से जितने प्रश्न आते हैं, उसी तरीके से पूरा के पूरा परिसेट किया गया है। तो चलिए बात करें हमारे वीडियो की। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, त्रिपुरी किस शहर का
पुराना नाम है। त्रिपुरी है जबलपुर का पुराना नाम। और त्रिपुरी में सन 1939 में एक अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का, जो जो बहुत ही फेमस है, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस साहब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी के अंदर हुआ था और ये त्रिपुरी जो है जबलपुर के अंदर है। दूसरा प्रश्न बात करें तो पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर शहर में स्थित है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें, तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी? ये भी एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। और इस तरह से जो भी निगम मंडल हैं, क्योंकि पिछले परीक्षाओं में लगातार इनसे प्रश्न बन रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। डचेस फॉल कहाँ है? डचेस फॉल बहुत ही फेमस एक जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, और ये जो है पचमढ़ी के अंदर है। पचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले में है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। ये इंपॉर्टेंट जगह है पचमढ़ी। अगले प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश के अंदर 43 जिले थे, 43 जिले थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है। बात करें मध्य प्रदेश की, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? विंध्य प्रदेश जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय 4 पार्ट में मध्य प्रदेश पूरा बटा हुआ था। तो 4 पार्ट में से जो एक पार्ट था विंध्य प्रदेश, उसकी राजधानी उस समय रीवा हुआ करती थी। उस समय उसके अलावा जो पार्ट थे वो सीपी एंड बरार हुआ करता था, भोपाल रियासत हुआ करती थी और मध्य भारत हुआ करता था। तो ये 4 अलग अलग भागों में था। उसमें जो विंध्य प्रदेश था उसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। इसके बारे में हमने पूरा वीडियो बनाया, मध्य प्रदेश का गठन और विभाजन। तो वो वीडियो आप यदि आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख ले। तो रीवा उसकी राजधानी हुआ करती थी। 7वें प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो अधिकांश वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। और भारत के अंदर भी इसी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अगली बात करें तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इंपॉर्टेंट है, 2 बराबर भागों में। वैसे तो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन जिस क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को ये बराबर भागों में बांटती है तो वो है बघेल खंड का पठार। इसको सटीक रूप से 2 बराबर भागों में ये बांटती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें अगला प्रश्न, तो 9वां प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो चूलिया जलप्रपात ये बना है चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोच रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? कोच रिपेयर वर्कशॉप जो रेलवे की कोचेस होती हैं उनके रिपेयरिंग की वर्कशॉप, ये भोपाल के अंदर है। भोपाल में भी निषादपुरा जगह है जहाँ पर ये है, लेकिन आपके लिए भोपाल जानना ही पर्याप्त होगा। भोपाल के अंदर कोच रिपेयर वर्कशॉप है। अगला प्रश्न है 11वां, लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ स्थित है? तो लाख बनाने का जो शासकीय एकमात्र कारखाना है वो उमरिया जिले में स्थित है। स्टोन पार्क कहाँ है? तो स्टोन पार्क है कटनी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, कटनी स्टोन, यानी कि जो, क्योंकि कटनी का जो क्षेत्र है वहाँ पर सीमेंट के लिए काफ़ी चूना पत्थर मिलता है और सीमेंट के काफ़ी उत्पादन वहाँ होता है, तो इसीलिए उसी उद्देश्य से वहाँ पर स्टोन पार्क स्थापित किया गया है। तो ये है कटनी में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन जिस जिले में होता है वो बालाघाट, और बालाघाट लगा हुआ है छत्तीसगढ़ के पास में, और चावल उत्पादित प्रमुख जिला है ये बालाघाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है बालाघाट, और यहाँ पर होता है चावल का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? एमपीपीएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम है जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। पालपुर कूनो अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी लगातार चर्चा में रहा है पिछले वर्ष, क्योंकि यहाँ पर गिर अभ्यारण्य गुजरात से एशियाई शेर लाने की या एशियाई सिंह लाने की बात चल रही थी, और ये इसलिए बहुत चर्चा में रहा। तो ये जो है श्योपुर में है पालपुर कूनो अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबल नदी पर बनी है। चंबल नदी पर भी मंदसौर जिले में जो गांधी सागर बांध बनाया गया है वो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी। 1960-1961 में इसको स्थापित किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई स्टील प्लांट जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, इसको दूसरी
पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। उस समय 2-3 और स्थापित किए गए थे, राउरकेला में किया गया था और दुर्गापुर में किया गया था, साथ में भिलाई में भी स्थापित किया गया था। तो भिलाई में इसको स्थापित किया गया था रूस या फिर पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि उस समय रूस नाम नहीं था, उस समय पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर था रूस का नाम। तो अभी वर्तमान में उसका नाम रूस है, तो रूस या यूएसएसआर या पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है? तो मध्य प्रदेश के अंदर NH76 नेशनल हाईवे 76 जो है उसकी लंबाई सबसे कम है। बात करें 19वें प्रश्न की, तो आला खंड किसकी रचना है? आला खंड बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये विशेषकर सावन के महीने में इसे पढ़ा जाता है। तो ये जगनिक की रचना है। आला और उदल ये दो भाइयों के और उनके परिवार की कहानी है, जो कि महोबा जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं और खासकर चंदेल वंश के राजाओं से ये बिलोंग करते हैं। चंदेल वंश के राजाओं में जो परमर्दी देव थे, उनके शासनकाल में आला उदल दोनों भाई हुआ करते थे। उनके वीर योद्धा थे और इनकी ये जो थे पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। अब बात करें जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी 2005 में। और जननी सुरक्षा योजना को प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है भारत में और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है ये, और इसकी कम करने के उद्देश्य से ये स्थापित की गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है 21वां, जिसमें पूछा गया है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बूढ़ा देव जो मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति, जो अति पिछड़ी जनजातियों में आती है, उससे संबंधित है बूढ़ा देव और इसकी पूजा करते हैं बेगा समाज के लोग। लारू काज किस जनजाति का एक पर्व है? तो लारू काज ये जिस जनजाति का पर्व है उसका नाम है गोंड। और लारू काज इनमें नारायण भगवान जो होते हैं उनकी पूजा के लिए मनाया जाता है लारू काज पर्व। और ये जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो मैथिली शरण सम्मान जो दिया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है, इसके अंदर 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। 1987-86 में से स्टार्ट किया गया था, 1986 से ये प्रारंभ है और इसमें 1 लाख रुपए का सम्मान दिया जाता है। 24वां प्रश्न है गांधी पंचसती किसकी रचना है? तो गांधी पंचसती एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनकी रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की गांधी पंचसती। बात करें अगले कि बट वृक्ष को राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया था? भारत मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष घोषित किया गया बट वृक्ष, उसको कब घोषित किया गया था? ये तो 1981 में घोषित किया गया था, जब मध्य प्रदेश का स्वर्ण जयंती वर्ष यानी 50 वर्ष पूरे होने का वर्ष मनाया जा रहा था 1981 में। तो उस समय बट वृक्ष और अन्य जो राजकीय चिन्ह है उसको घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश के अंदर विद्युत प्रदाय अधिनियम विभिन्न समय पर लागू होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले लागू हुआ था वो 1948 में विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ था। अब आप कहेंगे कि उस समय तो मध्य प्रदेश आज़ाद नहीं था या फिर मध्य प्रदेश था ही नहीं, तो 1948 में मध्य प्रदेश का जो अधिकतर हिस्सा है वहाँ पर ये विद्युत प्रदाय अधिनियम के नाम से लागू हुआ था और 1948 में ये स्टार्ट हुआ था। बात करें 27वें प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है भोपाल के अंदर है। इंदिरा आवास योजना में पात्रता मापदंड कौन निर्धारित करता है? तो इंदिरा आवास योजना एक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंदर बीपीएल परिवार के लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाता है, आवास बनवाने के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये ग्राम पंचायत इसमें पात्रता का निर्धारण करती है, लेकिन वर्तमान में ये योजना बंद हो चुकी है और इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है। जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा ये प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है। तो ये इंदिरा आवास योजना अब बंद कर दी गई है। बात करें 29वें की, तो यह खुशबू परियोजना किससे संबंधित है? तो खुशबू परियोजना एक इंपॉर्टेंट परियोजना है जो कैदियों के पुनर्वास से संबंधित है। कैदियों को इसके अंदर स्किल किया जाता है, उन्हें कुछ सिखाया जाता है ताकि वापस जब वो समाज में लौटें तो वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और सम्मान की जिंदगी वापस जी सकें। तो उनके पुनर्वास के लिए खुशबू परियोजना लागू की गई है। किस नगर का पूर्व नाम अवंती है? तो मध्य प्रदेश का जो एक इम्पॉर्टेंट नगर है उज्जैन, जिसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, तो उज्जैन का पूर्व नाम अवंती है और ये राजधानी रहा है विक्रमादित्य काल में।
बात करें 31वें प्रश्न की, तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम या कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, और ये फेमस हुआ जब सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पर 200 रन का स्कोर किया था। तो सब विश्व के अंदर सबसे पहला स्कोर 200 रन किया था सचिन तेंदुलकर ने। ये उस समय बहुत फेमस हो गया। बात करें राखी की चुनौती किसकी रचना है? तो एक इंपॉर्टेंट रचना है राखी की चुनौती, प्रश्न नंबर 32। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, राखी की चुनौती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बहुत इंपॉर्टेंट कवियत्री हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, और मध्य प्रदेश में लगातार इनकी कोई ना कोई जो कृति है, रचना है, उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे पिछली परीक्षा 2016 में पूछा गया था बिखरे मोती के बारे में, बिखरे मोती किसकी रचना है? तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, भरथरी गायन किस अंचल से संबंधित है? मध्य प्रदेश की कौन सा अंचल है जिससे भरथरी गायन संबंधित है? तो मालवा अंचल से ये संबंधित है, मालवा में किया जाता है भरथरी गायन। अगला प्रश्न है चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए, चक्रधर समारोह जो आयोजित किया जाता है रायगढ़ में किया जाता है, और रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी भी से कहते हैं रायगढ़ को, और ये रायगढ़ के अंदर मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। प्रश्न 35वां, पिछले दिनों किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पिछले दिनों, और ये पिछले दिनों जो रचना है शरद जोशी का एक व्यंग है। शरद जोशी बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं जिनकी बहुत ही शानदार रचना है, और शरद जोशी भी मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी भी कई जो रचनाएं हैं वो पिछले दिनों पीएससी में पूछी गई हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर में दिल्ली दरवाजा स्थित है? मध्य प्रदेश के मांडू में दिल्ली दरवाजा स्थित है। मांडू जिसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। धार जिले के अंदर ये मांडू स्थित है, और रानी रूपमती बाज बहादुर की प्रेम कथा के लिए बहुत ही फेमस जगह है मांडू, तो वहां पर है दिल्ली दरवाजा स्थित है। गुजरी महल किसने बनवाया था? प्रश्न नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो गुजरी महल का जो निर्माण ग्वालियर किले के अंदर किया था राजा मानसिंह के द्वारा किया था। राजा मानसिंह की एक वाइफ थी जो गुजर थी, और उनकी याद में, उनके लिए गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो बना है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी पर महेश्वर के पास में, महेश्वर खरगोन में है, तो वहाँ पर ये सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। बात करें 39वें प्रश्न की, तो केवटी जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो केवटी जलप्रपात जो बना है महाना नदी पर बना है, और रीवा में ये बना हुआ है। रीवा जिले के अंदर महाना नदी, वहां पर बना है केवटी जलप्रपात। 40वां प्रश्न, खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? खपड़ी पानी पहाड़ है जो जिस अयस्क के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये बॉक्साइट है, जिसके लिए खपड़ी पानी पहाड़ बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अगली बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1077 किलोमीटर है, और जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी है ही। तो इसकी जो लंबाई है कुल मध्य प्रदेश के अंदर 1070, और कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो चचाई जलप्रपात है, जो कि बीहड़ नदी पर बना हुआ है। बीहड़, देखिए बीहड़ नदी का नाम है, बीहड़ जंगलों की बात नहीं कर रहे हैं, चंबल नदी के जो बीहड़ है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बीहड़ एक नदी है, इसके ऊपर ये चचाई जलप्रपात बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है रीवा के अंदर है, रीवा के अंदर है। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किस जिले में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सर्वप्रथम नहर का निर्माण हुआ था वो बालाघाट जिले के अंदर सर्वप्रथम नहर का निर्माण हुआ था। प्रश्न 44 है, मध्य प्रदेश में चना उत्पादक जिला कौन सा है जहां सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है? तो वो विदिशा जिला है भोपाल के पास में, और इसमें सर्वाधिक चने का उत्पादन किया जाता है। इसको भेलसा के नाम से भी जाना जाता है। 45वां प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, क्योंकि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत फेमस है, जैसे मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, इस तरह की काफ़ी सारी संस्कृत में नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और उसमें उनके 9 रत्नों में से एक थे।
प्रश्न नंबर 46, अंधों का हाथी किसकी रचना है? और ये जो रचना है ये शरद जोशी का एक शानदार व्यंग है अंधों का हाथी, उसके बहुत ही प्यारी रचना है ये है अंधों का हाथी। तो शरद जोशी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। साथ में सभी जो नाम है, भवानी प्रसाद मिश्र, सुभद्रा कुमारी चौहान और हरिशंकर प्रसाद, इनकी रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो मांडू जो है धार जिले के अंदर, वो सिटी ऑफ जॉय के नाम से विख्यात है। 48वां प्रश्न है, गरुण स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो गरुण स्तंभ जो है विदिशा के अंदर स्थित है। इसका जो स्थापना की गई थी मेगस्थनीज के द्वारा, इसकी स्थापना करवाई गई थी और ये भागवत धर्म से संबंधित है। और वर्तमान में गरुण स्तंभ को जो माफ़ कीजिएगा, हेलियोडोरस के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हेलियोडोरस के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी और इसको वर्तमान में खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में विदिशा में अगर आप रहते हैं या विदिशा के बारे में जानते हैं तो इसको खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है। बात करें मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो मध्य प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 1977 को सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उनमें से 30 अप्रैल 1970 को पहली बार लगाया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महू के अंदर स्थापित किया गया। अभी थोड़े दिन पहले ही इसकी लोकार्पण हुआ है महू के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। महू जो है इंदौर के पास में है और यहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, तो इसी कारण यहाँ पर इनकी स्थापना की गई है। तो चलिए, आज के जो हमारे 50 प्रश्न हैं वो यही समाप्त होते हैं। आशा है ये वीडियो आपको न केवल पसंद आएगा बल्कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस पर कमेंट करें कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें और कैसी ज़रूरत है और क्या चाहते हैं आप। इस तरह की सारी चीज़ों को कमेंट आप करते रहें ताकि उस हिसाब से हमको आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। आप हमारा चैनल यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको सारा जो नोटिफिकेशन है नए वीडियो का वो भी मिल जाएगा और पुरानी वीडियो भी एक साथ मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर और जो दूसरे वीडियो हैं उनको मैंने डाला हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और MPPSC की तैयारी के लिए हमारे सारे वीडियोज़ 2 से 3 बार आप ज़रूर देखें, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए, हमारी बात हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।